ओए ठीक है भैया, चैप्टर नंबर 12 एटम। ठीक है भैया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने बोला था भैया कि जो एटम होता है वो बिल्कुल एक खरबूजे जैसा होता है, तरबूज जैसा होता है, जिसमें ब्लैक कलर के सीड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और रेड कलर वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है। एटम पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज रोल में आता है। ठीक है, दूसरा फेलियर इनका क्या था कि इनका जो मॉडल है वो लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं बता रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं तो इसलिए एनर्जी गेन करने के बाद भी वहीं पे रहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता तो कहाँ जाता है, हायर स्टेट में, फिर कहाँ आता है, लोअर में। इस दौरान क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, इनका अचीवमेंट थी, इन्होंने बोला था एटम आपका न्यूट्रल होता है, और ड्रॉबैक थी कि इनका मॉडल बहुत सारे वे में फेल हो रहा था। सबसे बड़ी वे थी कि स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि स्पेक्ट्रम का कारण क्या है। ठीक है, फिर आते भैया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसे गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड के दोनों छात्र थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसका दूसरा नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि गोल्ड को पीट पीट कर बहुत पतली चादर में कन्वर्ट किया सकता है। इन्होंने पीट पीट करके एक दो एटम के जितनी थिक चादर को बना दिया, और उसके बाद यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की गई थी। अल्फा पार्टिकल में इन्होंने बैरियम नाम के आइसोटोप का इस्तेमाल किया था, जो कि काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा नाम के पार्टिकल्स क्या निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं। इस दौरान जो अल्फा पार्टिकल निकले थे उनको एक चैम्बर में, मतलब उस लेड चैम्बर में, थिक लेड चैम्बर में रखा गया, क्योंकि लेड जो होता है ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक छोटा सा होल क्रिएट किया गया जहां से वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल निकल सकते थे। उसके बाद इसको कोलिमेट किया गया, कोलिमेट मतलब इनका प्रॉपर एक अलाइनमेंट किया गया, और उसके बाद गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या की, बॉम्बार्डमेंट कराई गई। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बेगर किसी रास्ते के चेंज के क्या हुए, सीधे जाके टकराए, और किस पे टकराए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, जिसपे ग्लो उत्पन्न हुआ, और मुझे पता लग गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वहां पे जाके टकराए। कुछ अल्फा पार्टिकल 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री से डेविएट हुए, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करके आए। ये इनका पूरा ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने बताया भी है कंक्लूजन के बारे में। क्या क्या बताया, अच्छा हाँ, इन्होंने बताया कि नंबर उनका बहुत ज्यादा बड़ा था जिनका एंगल क्या था, बहुत छोटा था, लेकिन नंबर उनका बहुत कम हो गया जिनका एंगल क्या था, बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर एक रिलेशन मैंने निकाल दिया कि थीटा क्या है भैया, स्कैटरिंग एंगल जो डेविएट हुए हैं, और ये क्या, एन क्या है, नंबर, दोनों एक दूसरे क्या इनवर्सली है। जिनका नंबर बहुत कम होगा उनका एंगल बहुत ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। जिनका नंबर बहुत ज्यादा होगा उनका एंगल क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है भैया, ऑब्जर्वेशन में देखा कि इन्होंने, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुए, बगैर डेविएशन के निकल गए, और हुआ भी तो बहुत छोटा डेविएशन हुआ। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक किसने, 9,000, जो कि क्या हुआ, रीबाउंस कर गया। क्या कर गया, रीबाउंस कर गया। फिर इन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्या रखा है, इन्होंने कहा कि भैया बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे ही चले गए, तो इसका मतलब एटम का बहुत सारा पार्ट क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, लेकिन स्कैटरिंग के लिए उन्होंने बताया कि सेंटर पर एक बहुत मैसिव चीज होती है जहां पर एटम का ऑलमोस्ट सारा मास और एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वहां पे लाई करता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियस कहते हैं। समझ गए भाई, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आपको पता भी है गोल्ड की न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये अल्फा पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, और ये जाते जाते एक पॉइंट पर क्या होता है, रिपल्शन की वजह से रुक जाता है। इसी डिस्टेंस को, इसके सेंटर के डिस्टेंस को और इस अल्फा पार्टिकल के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भैया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब यहां पर रुक जाता है तो इस अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक किसमें हो जाती है, पोटेंशियल में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन गोल्ड की न्यूक्लियस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और यहां पर जब होता है तो इसके पास केवल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो यहाँ पे काइनेटिक होगी वो यही क्या होगी, पोटेंशियल के बराबर होगी। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया था भैया, आपने R0 की वैल्यू निकाल दी थी, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या रफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। रफ साइज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़े पहले ही रुक जाता है, थोड़ा पहले ही रुक जाता है। ठीक है, रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो डेरिवेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। थोड़ी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी डेरिवेशन में, क्योंकि बगैर लैंग्वेज का सामने वाले को समझ में नहीं पाएगा कि आपने जो टर्म्स ले रखी है वो क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज अल्फा पार्टिकल मास क्या है भैया, एम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब वो
न्यूक्लियस से बहुत दूर था, जब न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में कोई रिपल्शन नहीं हो रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। कहां पे जा रहा है भैया, न्यूक्लियस की तरफ, और जैसे जैसे पास में जा रहा है उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, कम होती आ रही है, फाइनली क्या होता है, रुक जाता है बी पॉइंट पर। ठीक है, उस दौरान में उसकी काइनेटिक क्या होती है, जीरो जाती है, और सारी एनर्जी किसके बराबर की, पोटेंशियल। कौन है ये बाहर खड़ा हुआ, और लेट में आया करो भाई, ओए तू आ जा इधर, आ गया, अरे तू आ गया, तू उधर हो जा, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ जा। क्यों? अरे इधर से दिखेगा कैसे? अरे तू बैठ जा, मेरी आवाज सुननी है बस, ठीक है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन की थी, मैंने कहा था, जब दूर था तो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक, जब रुक गया तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल में Q1 जो था अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, और आपको बता दूं अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का डबल चार्ज होता है, ठीक है, और जो मास होता है वो 4 गुना ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना ज्यादा होता है, ध्यान रखना ये चीज, ध्यान रखना। अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन ये नहीं दी है तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज डबल ऑफ प्रोटॉन और मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है भैया। तो यहां से आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लिया। फिर आता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर मतलब क्या होता है भैया, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, न्यूक्लियस का प्रभाव कहां तक है, तो जो पार्टिकल डेविएट हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस का प्रभाव उसके ऊपर हो रहा है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसके अंदर होती है, जो रीबाउंस करता है, 180 डिग्री की डेविएशन होती है, ठीक है, उसके ऊपर इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इंपैक्ट पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती रहती है उतना अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन क्या होता है, उतना कम होता रहता है, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने पर रिपल्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम होने पर डेविएशन क्या होती है भैया, कम हो जाती है। ये समझ गया भैया। और ये इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, तो भैया देखिए मैंने आपको डायग्राम में ही बता रखा है, वैसे भी इसकी डेफिनेशन लिखवा रखी है कि ये अल्फा पार्टिकल है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये क्या है, वो लाइन जो कि गोल्ड की न्यूक्लियस से जा रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, इंपैक्ट पैरामीटर। अगर देखिए अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो इंपैक्ट पैरामीटर ये होगा, रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, डेविएशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूरी ये करी थी लाइन, ये वाली लाइन तो हमेशा फिक्स रहेगी। अब अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ गया तो रिपल्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। रिपल्शन जैसी बढ़ गया वैसी क्या हुआ भैया, डेविएशन क्या होगी, कम होगी। पहले इतना डेविएट हो रहा था, अब क्या हुआ, इतना डेविएट हो रहा है, ठीक है। और बढ़ा दो इंपैक्ट पैरामीटर तो और बढ़ेगी, तो रिपल्शन क्या होगा, और कम हो जाएगा, रिपल्शन और कम हो जाएगा तो डेविएशन क्या होगी, हाँ, रिपल्शन डेविएशन क्यों कम हो जाएगी, पैरामीटर बढ़ जाएगा। इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ने से दूरी बढ़ जाती है, गोल्ड की न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डेविएशन भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रखा है इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो ये वेलोसिटी है और ये क्या है, एक्सिस है, इसे क्या कहते हैं, ये लिखवा रखा है, ठीक है, एक्सिस है, ठीक है। और ये किसकी वेलोसिटी है, अल्फा पार्टिकल की, तो इट इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन द एक्सिस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस एंड द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनिशियल डायरेक्शन का मतलब है डेविएशन से पहले की बात कर रहा है, डेविएशन के बाद तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, चेंज होगी ना। वो अलग अलग केस होते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस है। पहले मैंने शायद पहले जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था तो मैंने ये करा रखा था, चैप्टर नंबर 2 में ये कराया था मैंने, पता नहीं आपको कराया था नहीं कराया था, चलो पिछले वाले बैच में कराया था। तो उसमें क्या किया था कि जो पार्टिकल जब ऐसे डाइवर्ट आता है, यहाँ से डाइवर्ट तब भी मैंने निकाला था। फॉर्मूला होता है बहुत, दो फॉर्मूले लगते हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, दो से निकल जाएगा, लेकिन खैर आपके यूज में नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, बी अगर लार्ज होगा, बी मतलब एक्सिस किसके भी, गोल्ड का एक्सिस, और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर ये बी ज्यादा होगा तो रिपल्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्मॉल। बी स्मॉल होगा तो रिपल्शन क्या होगा, लार्ज, और डिफ्लेक्शन, ठीक है भैया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं इसलिए आपको। और अगर मान लीजिए आपका बी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, मतलब गोल्ड की न्यू एक्सिस पे ही जा रहा है अल्फा पार्टिकल, रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, जो कि 180 डिग्री होता है। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, ठीक है, रदरफोर्ड एटम मॉडल, ठीक है भैया। रदरफोर्ड ने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा एक एटम होता है जिसके अंदर क्या होता है भैया, मैसिव सेंट्रल कोर होता है, और उसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटी होती है, जो कि 1 फर्मी के बराबर होती है, यानी 10 की पावर -15 मीटर के। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ये देखे मर गया, खत्म हो गया। लिमिटेशन, अब देखिए लिमिटेशन क्या है इनके मॉडल की, लिमिटेशन पे आते हैं। तो भैया लिमिटेशन में क्या है कि जो बोर का मॉडल था,
ठीक है। बोर ने बोला भैया कि जैसे कि हम जानते हैं भैया कि सॉरी रदरफोर्ड की मॉडल की बात होगी ना, ठीक है। रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है, घूमने को सर्कुलर मोशन आती है, सर्कुलर मोशन में ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सिलरेटेड इन नेचर, और जहां पर एक्सिलरेशन होगा वहां पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जहां फोर्स लगता है वहां पर एनर्जी चाहिए, जहां वहां पर यानी इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है, एक्सेलरेट करता रहता है, फोर्स लगाता रहता है, एनर्जी जाती रहती है, जैसे जैसे एनर्जी आएगी वैसे वैसे ऑर्बिट क्या होगा, छोटा होता जाएगा, और कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ मर्ज करके खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से नीचे नहीं आता, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो इसका मतलब इनकी ड्रॉबैक क्या थी, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मर्ज करेगा, इनके हिसाब से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाद में इसको एक्सप्लेन किया था बोर ने कहा था भैया कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आके एक्सिलरेट करना क्या होता है, बंद कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उस स्टेट में ना तो एनर्जी को रेडिएट करता है ना उससे नीचे आता है, और उसी ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है। अगर एनर्जी गेन करेगा तो उस ऑर्बिट के ऊपर जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा उस ऑर्बिट के। समझ गए भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन था तुच्छा सा, ध्यान रखो। फिर बोर क्वांटाइजेशन, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है। बोर क्वांटाइजेशन, बोर ने बोला भैया अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, मैटर है, मैटर के जब चलता है तो एक वेव क्रिएट करता है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा जो वेव बनाई जाएगी पहले ऑर्बिट में, वो पहले ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो दो वेव बनाएगा, और वो वेव की जो लेंथ रहेगी वो क्या होगी, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर। एनवें ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एन वेव बनाएगा, और एन वेव की जो लेंथ रहेगी वो उसके सर्कमफेरेंस के बराबर रहेगी। तो बड़ा सिंपल सा मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन लैम्डा। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, लैम्डा क्या है, एक वेव की लेंथ। समझ गया भैया? फिर आता है भैया बोर एटॉमिक मॉडल। तो भैया बोर एटॉमिक मॉडल में भैया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि इस पे ही अभी तक की सारी डेरिवेशन हमारी बेस है। क्या है भैया, इन्होंने पहला कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन आइटम में चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और बगैर किसी अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो किसी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ठीक है। इसे प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि प्लैनेट की तरह रिवॉल्व करते हैं, और सन की जगह पर कौन होता है, न्यूक्लियस होती है, ठीक है भैया। तो वही लिखा हुआ है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच द प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन, प्लैनेट के जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे घूमते हैं उसे प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है इफ, हाँ ये ध्यान रखना भैया, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है और उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी एम वी आर, एम वी, एम क्या है, वी क्या है, और आर क्या है, उस ऑर्बिट की रेडियस, अगर इसका प्रोडक्ट NH अपॉन में 2 पाई, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, उसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है और उस ऑर्बिट में वो किसी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा। अगर MVR का प्रोडक्ट लेस देन आ रहा है NH अपॉन में 2 पाई के, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में, वह एनर्जी को रेडिएट करेगा और कहां आएगा, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, बोर ने कहा कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल अपना एकदम फिक्स और अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी MVR किसके बराबर आएगा, NH अपॉन में 2 पाई। ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट कह रहा है भैया, एक ऑर्बिट होता है जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें MVR किसके बराबर होता है, NH अपॉन में 2 पाई के। इस ऑर्बिट में किसी प्रकार की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता। फिर होता है भैया फ्रीक्वेंसी कंडीशन, क्या आती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वो वहां पर क्या होता है, एनर्जी को लगातार रेडिएट करके अपने ऑर्बिट को छोटा करता हुआ कहां पे आता है, फिर ग्राउंड स्टेट में। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज की गई वो h न्यू के बराबर आती है। न्यू क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी दोनों ऑर्बिट का एनर्जी का ये यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रख, ठीक है। ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, फोटोन की एनर्जी के बराबर आता है। यहाँ पर फोटो, ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, समझ गया, माइनस कर दो इसको। इस पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको निकालना रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा प्रोवाइड करता है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ये लग रहा है, और फोर्स को सॉल्व किया तो ये आ गया kz² अपॉन में r। अब ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो फोर्स के घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, mv² अपॉन में r।
mv² अपॉन में आर। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स वही फोर्स होता है सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, तो ये क्या आ गई भी आपकी रेडियस आ गई। क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर देखिए v की वैल्यू निकाली गई है। v की वैल्यू आपको पता ना mvr इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, तो v की वैल्यू क्या होगी, NH अपॉन में 2 पाई mr क्या होगी। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पर पुट किया गया, ठीक है, यहां पर पुट किया गया, सॉल्व किया गया, तो आपका ये आ गया n² अपॉन में 4 पाई स्क्वायर MKZE² है ना। हेलो राम राम भाई, क्लास ले लो, बाद में बात करते हैं, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ठीक है भैया। और ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो r है वो n² के और z के क्या है, डायरेक्टली n² अपॉन में z के डायरेक्टली है, या n² के डायरेक्टली और z के क्या है, इनवर्सली है। हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूंगा तो z की वैल्यू क्या होगी, n होगी, तो r इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, n² होगा। और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन डालने के लिए कांस्टेंट का यूज किया जाएगा वो कांस्टेंट क्या होगा, h² 4 पाई स्क्वायर m k, और z तो ही नहीं, z को छोड़ दो हटा, ठीक है भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, कल एक क्वेश्चन भी हमने किया था। सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू आनी है, ठीक है, इसे ध्यान रखना 0.52 n² एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक बात और बताइए कि अगर पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो रेडियस क्या होगी के, दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो क्या होगी 4 के, तीसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो 9 के। रेशियो निकालोगे तो 1:4:9:16 ऐसे रेशियो आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बीच में जो गैप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी पुरानी वाली डेरिवेशन है। तो आपको पता है mvr इक्वल्स में NH अपॉन में 2 पाई, तो हमने क्या किया, r निकाल लिया, यहाँ से क्या निकाल लिया, r की वैल्यू, सॉरी हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। और एक काम करना सुनो, अभी मैंने r की वैल्यू पीछे निकाली थी, वही r की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपका v की वैल्यू ये आने वाली है, v की वैल्यू। और हम देख रहे हैं v क्या है, z के डायरेक्टली है और n के इनवर्सली है। z के डायरेक्टली को, क्योंकि z जितना ज्यादा होगा अंदर, z मतलब प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और n ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, और n की वैल्यू बढ़ने के साथ ही, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने के साथ ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है भैया। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होती है, एक तो वही होती है वो मोशन की वजह से काइनेटिक, और दूसरा होता है कि अट्रैक्शन भी आ रहा होता है जिसको पोटेंशियल कहते हैं। तो भैया काइनेटिक क्या होती है, हाफ mv², m क्या, मास, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं भैया तो v नो मैंने पीछे बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन में r क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। एक r से एक r क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो हमने देखा v² mv² अपॉन में की वैल्यू क्या रही है, kz² अपॉन में r। तो हमने यहाँ पर क्या किया, mv² की जगह पर क्या लिख दिया, kz² अपॉन में r। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ही आ गई जो ऑर्बिट में घूम रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर भैया हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट नहीं लिखना भैया, यहाँ पर ड्यू टू अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू अट्रैक्शन, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है ना उसको, तो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन में r। q1 क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और q2 क्या है भैया, प्रोटॉन, न्यूक्लियस का चार्ज, जो कि क्या होता है, z ही होता है। तो माइनस साइन लगा देना, आपका ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकाले, पोटेंशियल। टोटल क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक ये रही, पोटेंशियल ये रही, दोनों को जोड़ दो क्या आ गई, टोटल एनर्जी। अब r की वैल्यू पीछे वाली n² h² अपॉन में 2 पाई स्क्वायर MKZE², अगर डालोगे तो उसको सॉल्व करोगे तो आपका थोड़ा लंबा चौड़ा रिलेशन आने वाला है, ये रहा, ठीक है भैया। ये होगी भैया ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी आ गई। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है। अगर इतनी एनर्जी मैं दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, जीरो एनर्जी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है भैया। और एक बात ध्यान रखना, हमने देखा काइनेटिक क्या आई थी, ये आई थी, पोटेंशियल क्या आई थी, ये आई थी। अब इनमें कुछ रिलेशन देखते हैं, तो भैया हम देखें काइनेटिक जो है वो टोटल के ही बराबर है, लेकिन टोटल के आगे क्या लगा है, माइनस, और इसके आगे लगा है प्लस, तो यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो काइनेटिक इक्वल्स टू में टोटल ऑफ नेगेटिव। अब देखिए काइनेटिक अगर मैं देखूं और पोटेंशियल को देखूं तो ये समझ गए रिलेशन, देख लिए। इस कल मैंने क्वेश्चन कराया था, इसी के ऊपर बेस्ड था वो क्वेश्चन, जिसको याद होगा आसानी से कर लेगा, ना भूलता है, आता हुआ भी हाथ से निकल जाएगा क्वेश्चन, फ्री फंडे का क्वेश्चन है। रिटर्न में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभी बता रहा हूँ लास्ट तक। जो बच्चा अभी कितना ही गधा हो,
कितने लीचर हो, बस एक बारी उसने थोड़ा सा पढ़ रखा हो, रिवीजन कर लिया हो और रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं 80 के ऊपर नंबर उसके ऐसी फिजिक्स में, 80 के ऊपर। देखिए भैया मैंने अबे 80 नंबर अबे मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ, वो तो मैं 80 नंबर आ ही जाते हैं। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 में से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। रिटर्न में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पहले बता दे रहा हूँ। रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करोगे फिजिक्स में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आप कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। रिटर्न में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, समझ में आना बड़ी बात नहीं होती, सबको समझ में आता है, ठीक है। लेकिन भैया नंबर उसी के आते हैं जो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, ठीक है। कुछ चीज भूल जाते हो ना तो हाथ की इतनी प्रैक्टिस होती है कि अपने आप ही लिख देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और भाई रिवीजन क्लास लो, पहले बता रहा हूं, नहीं तो आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रल इसके बस की नहीं है, अभी तो इसका बैग ही नहीं उतरा, इसके नोट्स ही कंप्लीट नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं जानता हूँ ना, जिसके जो बच्चा कितना भी बेवकूफ हो, मैं कह रहा हूँ बेवकूफ बेवकूफ तो होता ही नहीं है, जो पढ़ता है, जो पढ़ता है वो बेवकूफ कभी नहीं होता, ठीक है। अरे रख दे इसे, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ता है वो बेवकूफ कभी नहीं होता, हाँ हो सकता है कि थोड़ा वो उसके मेहनत करने की अप्रोच अलग होती है, ठीक है। एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, एक वीक बच्चा होता है, एक एवरेज बच्चा होता है। देखिए दिमाग सबके पास बराबर है, लेकिन बस यही है कि कई बच्चों को मेहनत करने की वे पता है, थोड़ी मेहनत में ज्यादा आउटपुट आता है, कई बच्चे गधे की तरह लगे रहते हैं, आउटपुट उतना ही आता है, ठीक है। और कई बच्चे बहुत कमजोर होते हैं तो मेहनत करके 80 नंबर तक ला सकते हैं, कमजोर बच्चा 80 नंबर तक जाता है अगर वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है तो, ठीक है भैया। चलो भैया, तो भैया देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको पता भी एनर्जी गेन करके कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, आपको पता वो तो उसकी स्टेबल स्टेट है नहीं, तो क्या करेगा, एनर्जी को लगातार रेडिएट करेगा, रेडिएट करके कहां पे आ जाएगा, इस दौरान में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो क्या होता है, एच न्यू के बराबर होता है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी जहां पे वो था, पहले ऑर्बिट की एनर्जी जहां से वो गया था, ठीक है भैया। दोनों को माइनस करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है। जिसने साइंस ली है और जिसको गणित आती है वो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है उसको, ठीक है भैया। नॉर्मली प्लस माइनस करना, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है भैया, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है भैया, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को आप अलग लिखोगे, अच्छा न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन में लैम्डा भी होती है, ठीक है। तो हमने न्यू की वैल्यू को सी अपॉन में लैम्डा लिख करके आगे सॉल्व किया था, तो आपका पूरा का पूरा ये मैटर आ गया था, ठीक है। इसको ये मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। इसको पूरा सोल्व करोगे तो ये रेड पर कांस्टेंट है, आर वाई डी बीई बीई आर जी, रेड पर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपकी इतनी होती है, ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पर ये क्या 1 बाय में लैम्डा, तो मैंने बताया था ये 1 बाय में लैम्डा वेव का नंबर बता रहा है, 1 मीटर के अंदर कितनी वेव बनी है, एक मीटर के अंदर अगर 4 वेव बन गई ऐसे करके तो 4 वेव नंबर होगा, 1 मीटर के अंदर अगर एक ही वेव बनी है तो वेव नंबर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए 1 बाय में लैम्डा इसका फॉर्मूला बताना, मैंने आपको लिखवाया था कहीं पे टेप डब्बे में लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद आती है जब ये आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है भैया। अगर एटम हाइड्रोजन की बात करूं तो उसकी ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट होती है, ठीक है। बाकी और भी आइटम्स होते हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर पहली ऑर्बिट में आता है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, चाहे इन्फिनिटी से आए, चाहे पहली दूसरी से आए, तीसरी से आए, चौथी से आए, पांचवी से आए, कहीं से भी आए, तो क्या बनने वाला है भैया आपका, लाइमन। लाइमन में आपको क्या मिलेगी, यूवी रेडिएशन, क्या मिलेगी, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, मैक्सिमम एनर्जी निकलती है इन्फिनिटी से पहले में आने पे, मिनिमम एनर्जी निकलती है दूसरे से पहले आने में। ऐसी ही पूरा का पूरा ये मैटर है, कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, रट्टाफिकेशन है, जो बता रखा है वही कर लेना, ठीक है। चैप्टर नहीं भाई अभी ये लाइमन बता रखा पूरा, इसको रट लेना भैया, देखिए इसको क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अभी, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या भैया, तो मैंने देखा भैया टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट के अंदर, तो मैंने सारे कांस्टेंट को यूज किया, सारे कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया, तो आया -13.6 EV अपॉन में n स्क्वायर। पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी तो n की वैल्यू क्या रखोगे, n एक, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 2, तीसरे चौथे पांचवे, ऐसे मैंने 6-7 ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली, और आपको इस तरह से डायग्राम में उसको क्या किया भैया, ऐसा सब एनर्जी को ऐसा लेवल कर दिया। ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट की, आप देख रहे हो लगातार गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, गैप क्या हो रहा है, क्योंकि भैया पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दोनों लाइंस के बीच में गैप भी क्या ज्यादा है। अगला दूसरी और तीसरे के बीच में गैप थोड़ा कम होता है, इसलिए लाइन के बीच में गैप भी कम है, तीसरी चौथी के बीच में और गैप कम होता है तो लाइन और कम है, ठीक है। ये गैप लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, ठीक है भैया।
ये गैप लगातार क्या होता है भैया आपका कम होता रहता है, और फाइनल जो इन्फिनाइट ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है भैया। अच्छा, माइनस एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। यदि आप इतनी एनर्जी दे दोगे तो क्या होंगे, इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बना रखा है। ठीक है, ये हो गया भैया। ठीक है, देखिए अगर आपको पहले ऑर्बिट, ये सब एनर्जी लिखवा रखा मैंने, ठीक है, वो बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने बताया था ये भैया, तीसरा ऑर्बिट का, तीसरा ऑर्बिट की रेडियस निकालो, वेलोसिटी निकालो, ये सब निकालना है। ठीक है भैया, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, तो मैंने 3 लिमिटेशन निकाल रखी है जो आपको ध्यान रहेगी। कुछ ऐसी भी लिमिटेशन थी जो आपको ध्यान नहीं रहती, तो इसलिए मैंने लिखवाई नहीं उसको। ठीक है भैया, तो जो पहली लिमिटेशन है, कह रहा है भैया कि ये जो मॉडल है ना, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे ही अप्लाई होता है, उससे और अन्य पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होता। और बोर ने कहा भैया सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन क्यों घूमते हैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, और इनका जो पूरा का पूरा मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन वो जो एनर्जी निकल रही है उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बताता है, उसके इंटेंसिटी के बारे में नहीं बताता। तो ये तीनों इसकी लिमिटेशन थी, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आता भी आपका एक्साइटेशन एनर्जी। तो भैया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो होता है जो ग्राउंड स्टेट छोड़ करके निकल जाता है, उसको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन वो रहता है एटम में ही है, एटम के किसी ऑर्बिट में रहता है। तो वो ग्राउंड स्टेट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए जो भी आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। यदि आप पहली से दूसरे ऑर्बिट में भेजना चाहते हो तो इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, और दूसरे ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कहेंगे। तीसरे ऑर्बिट में भेजना चाहते हो पहली से तो क्या होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड में जब भेजना, समझ गया भैया। और आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो उन ऑर्बिट्स को माइनस कर दो। जैसे आपको चौथा ऑर्बिट भेजना है, कहां भेजना है, तो चौथा माइनस पहला, जो डिफरेंस आएगा, आप यदि उतनी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो तो कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। फिर आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली एटम से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो ध्यान रखना, ये उतनी एनर्जी होती है जितनी खुद ऑर्बिट की एनर्जी होती है। अगर आप उतनी एनर्जी दे दोगे तो नेगेटिव उतना पहले था, पॉजिटिव और जुड़ जाएगा, तो नेट एनर्जी क्या होगी, जीरो। जीरो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कभी एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं माना जाता, कहां चला जाता है, इनफाइनाइट पे। उसके पास वेलोसिटी तो रहती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो रहती है। कल उल्टा बता रहा था वो। फिर भैया आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या आता है, तो भैया कौन सा पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। जब आप लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन पे ये पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकाल देता है, और ग्राउंड स्टेट से निकाल कर किसी भी ऑर्बिट में भेज देता है। ठीक है भैया, तो उस पोटेंशियल को हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे आपको पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है, तो आप क्या करो भैया, पहले ऑर्बिट की एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करो, वहां पर ई हटा दोगे तो वो वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यदि आप इतना वोल्ट अप्लाई कर दोगे तो कहां पर चलेगा, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में। तीसरा ऑर्बिट भेजना चाहते हो तो क्या करो, दोनों एनर्जी को माइनस करो, ई हटा दो, क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। इतना पोटेंशियल अप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन पहले से कहां चलेगा, समझ गया। उसके बाद फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो जिसको अगर इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली उखाड़ के फेंकना है, ठीक है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन भेजूंगा इसके अभी, और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, फिर आपका नया चैप्टर चालू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है भैया, मिलते अगले टाटा बाय बाय, जय जवान। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत बोल दिया।